तो कैसे हैं आप सब, और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछली क्लासेस में लिपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में सीखा। कुछ छोटे से एक शॉर्ट नोट से आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या करके बताया, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा सा डिटेल दिया। आज हम लिपिड यानी हाइपरलिपिडेमिया की टाइप्स को पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा दोस्त इम्पोर्टेंट है जीपैट पर्पज से। इसमें से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं, तो आप ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, और आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंड, ठीक। प्राइमरी हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया क्या होता है? देखो ये जेनेटिक रीजन से होता है, ठीक है, जेनेटिक कारणों से होता है। इसको अगर हम बांटें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो सकता है मोनोजेनिक और एक हो सकता है पॉलीजेनिक। व्हाट इज अ मोनोजेनिक? देखो मोनोजेनिक यानी प्राइमरी हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया होने के लिए सिर्फ एक ही जीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, या किसी जीन की कमी से ये वाली बीमारी हो जाती है। पॉलीजेनिक क्या होता है? देखो बहुत सारे जीन्स बीमारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जैसा प्राइमरी में आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे पॉली है, यानी कई जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। अब हम सेकेंडरी वाले पढ़ते हैं। सेकेंडरी हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया क्या होता है? क्योंकि नाम ही से भाई देखो, आप जेनेटिक हो गया, अब यहाँ पे अपना कांड है, ठीक है। यहाँ तो ये चलो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, यहाँ आपकी गलतियों से होगा। यानी आप अंडे बंड खा रहे हो फालतू का, ब्रेकफास्ट में पता नहीं कितना भारी भारी खाना खा रहे हो, या फिर बहुत ही फास्ट फूड खाने वाले हाइपरलिपिडोप्रोटीनेमिया के सेकेंडरी वाले हो सकते हैं। और या फिर स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो ये भी इनके कारण होते हैं, ठीक है। अगर हम डिटेल करते हैं प्राइमरी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया को, तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट एबिटैलिप्रोटीनेमिया। एबिटैलिप्रोटीनेमिया, ओके गाइस। एबिटैलिप्रोटीनेमिया क्या होता है? देखो पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारे जो देखो लिपिड किस में फॉर्म में होते हैं? जो लिमिटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में, इसको काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। एबिटैलिप्रोटीनेमिया में वही एब्सेंस हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो काइलोमाइक्रोन्स है वही एब्सेंस हो जाता है, और किसी किसी की बॉडी में लिपिड के जो काइलोमाइक्रोन्स है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, यानी काइलोमाइक्रोन्स को बन ही नहीं पाता। जैसा आपको लिपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताया, तो उसमें याद होगा कि एक जगह थी जहाँ पे मैंने बताया था काइलोमाइक्रोन्स रेमिनेंट, तो वही मैं बता रहा हूँ कि काइलोमाइक्रोन्स यहाँ पे एब्सेंस हो जाता है, यहाँ काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। और उस केस में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती ही जाएगी और मोटापा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स नहीं बना तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज, ओबेसिटी इंक्रीज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान देना है। देखो ये कई कारणों से हो सकता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो ये हो जाता है, ठीक है। इनहेरिटेड है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें कितने कारणों से होता है? अगर आपका डिफिशियंसी हो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में, लाइक विटामिन ए, ई एंड के, याद रखना इसको। विटामिन ए, ई और के अगर आपकी डिफिशियंसी हो तो ये कॉज कर सकता है, यानी लिपिड्स काइलोमाइक्रोन्स के रूप में आएंगे ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती ही जाएगी और मोटापा आपका इंक्रीज होता जाएगा। सो पहला हो गया। अब दूसरा की बात करते हैं हम। दूसरा का नाम है फैमिलियर लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी डिसऑर्डर। पूरा नाम है इसका फैमिलियर लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी डिसऑर्डर। देखो जब किसी व्यक्ति के ब्लड वेसल्स में ना, लीवर या फिर एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है,
लाइपेज एंजाइम नहीं होता है तो डाइजेशन नहीं होता है। आपको पता है कि लाइपेज एंजाइम इज यूज फॉर डाइजेशन प्रोसेस। अगर लाइपेज एंजाइम नहीं है, लीवर में नहीं है, आपके ब्लड वेसल्स, किसी व्यक्ति के ब्लड वेसल्स में, लीवर में एंडोथेलियल लाइपेज एंजाइम नहीं होता तो डाइजेशन नहीं होगा, और ब्लड में वही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यही होता है दूसरी वाली बीमारी, फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपोडिफिशियेंसी डिसऑर्डर। क्या है सिंपल सा इसमें, लाइपेज एंजाइम की डिफिशियंसी है, जैसे कि आपको वर्डिंग में पता चल रहा है, डाइजेशन रुकेगा, ब्लड और हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो इस जो इनसे ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, उनमें कई तरह के साइन और सिम्टम्स आते हैं 10 साल से पहले। ठीक है, 10 साल से पहले या ज़्यादातर लोग में ये देखा जाता है लाइपेज की डिफिशियंसी हो जाती है। अब तीसरा हम पार्ट करते हैं फैमिलियल टाइप 3, बस यही नाम है, टाइप 3 लगाना है, हाइपोलिपोप्रोटीनियमिया। देखो इसमें बस आपको याद रखना है इसमें कौन सी चीज़ एब्सेंस होती है, तो E3 और E4 आइसोमर्स होते हैं हमारे एपोलिपोप्रोटीन के, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लिपिड प्रोटीन से बाइंड कर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। जिस प्रोटीन से लिपिड बाइंड करता है उसी को एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं। यानी आपको बताया था ना वो लिपिड प्रोटीन की क्या बताया था मैंने कि एल्बुमिन और उससे बाइंड करना, उसी को लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो वही अगर एब्सेंस हो जाता है तो ये फैमिली टाइप 3 वाली बीमारी होती है। और आपको ये याद रखना है कि जो आइसोमर्स हैं एपोलिपोप्रोटीन के वो हैं E3 एंड E4, बस इतना याद रखना है, काफ़ी हो गया आपका काम। ठीक है, जो ये E3 और E4 आइसोमर्स हैं एपोलिपोप्रोटीन्स के, सॉरी मैं आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो एपोलिपोप्रोटीन की जो E3 और E4 आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स जो होते हैं फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं या मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। अब इन्हीं की एब्सेंस हो जाएगी तो एक और बीमारी हो सकती है, आराम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला तो कंप्लीट हो गया। पहले में आपने मोनोजेनिक पॉलीजेनिक पढ़ा, और उसके बाद फिर एपिटेलिपोप्रोटीनियमिया, फैमिलियल और फैमिलियल टाइप 3 पढ़ा। अब ये खत्म हो चुका है हाइपोलिपोप्रोटीनियमिया का। अब सेकेंडरी बारे में पढ़ते हैं। जो सेकेंडरी हाइपोलिपोप्रोटीनियमिया है, जैसे मैंने बताया कि इसमें खाने पीने की गलतियाँ जो होती हैं, जो प्रॉपर डाइट नहीं होता है, या डिजीज़ कंडीशन से भी होता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रसित है, यूरेमिया से ग्रसित है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा रूप में खा रहा है, ध्यान समझना, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा ले रहा तो भी ये हो सकता है, ज़्यादा दारू पी रहा है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, या फिर नेफ्रोसिस है, किडनी में दिक्कत है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस सही नहीं हो रहा उसका, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है, तो इन कारणों से भी सेकेंडरी हाइपरलिपोप्रोटीनियमिया भी हो सकता है। सो फिलहाल आज हमने हाइपरलिपोप्रोटीनियमिया के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली ना। अब इसके ड्रग्स सिर्फ बचे हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी आपको ड्रग्स समझाऊंगा। और इसका ड्रग्स देखो बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसको सोचूंगा कि आपको इस तरह से समझाने से बढ़िया है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो में सब समझा दूँ, एक छोटा सा आपको दिखा के समझा दूँ नोट्स को, ताकि आप उस नोट्स को भी मदद लेके उसको भी उतार सको और अच्छे तरीके से आपके पास एक नोट्स भी हो जाए, ताकि आप जीपैट की तैयारी अच्छे से कर सको। सो हाइपरलिपोप्रोटीनियमिया आज हमारा एक वीडियो और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोगुलेशन के बारे में। जल्दी से जल्दी कोगुलेशन और एंटी कोगुलेशन भी खत्म करेंगे, और फाइब्रोटिस एंड फाइब्रोटिस भी खत्म करेंगे, और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। बस हमारा यही ना टारगेट है, हमारा पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। हर एक टॉपिक जो सीरीज से रिलेटेड थी मैंने उसको सारा का सारा पढ़ाया है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे से पढ़ने में, और काफ़ी जल्दी हम स्पीड बढ़ाएंगे और काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।